वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो से पहले जो दो वीडियोस आपने देखी हैं उसमें मैंने सेक्शन थ्री को अच्छे से कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि सेक्शन थ्री जिसका टाइटल स्कोप ऑफ टैक्स है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी सेक्शंस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन सेक्शन थ्री में ऑलमोस्ट सारे स्केड्यूल्स भी कवर हो जाते हैं। इसीलिए मैंने सेक्शन थ्री पे काफ़ी टाइम लगाया है और उसको दो पार्ट्स में वीडियो बना के अपलोड किया है। लेकिन ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह जो बाकी सेक्शंस हम अब पढ़ेंगे उस पे इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं लगाऊंगा, बल्कि एक समरी या क्रक्स पेश करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। इससे हमारा टाइम भी बचेगा, हाँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि वो स्किप ना हो। तो आज की वीडियो में जो पहला सेक्शन हमने पढ़ना है वो है 3B, कलेक्शन ऑफ एक्सेस सेल्स टैक्स। इसमें सब सेक्शन वन में बेसिकली ये बताया हुआ है कि अगर कोई, जैसे यहाँ मैंने हाईलाइट किया हुआ है वर्ड मिस एप्रीहेंशन, इसका ये मतलब होता है कि किसी ने अगर गलती से, अगर सपोज उसको इस एक्ट की किसी प्रोविजन की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी अच्छी, या कोई और वजह थी, उसने गलती से या लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ की वजह से कोई टैक्स या चार्ज उसने कलेक्ट कर लिया एंड कंज्यूमर से, या कोई इजाफी टैक्स उसने जो पेबल नहीं था वो कलेक्ट कर लिया एंड कंज्यूमर से, और उसका इंसिडेंस यानी वो उसका जो बोझ है वो भी उसने एंड कंज्यूमर पे डाल दिया, यानी उसको टैक्स ट्रांसफर कर दिया है। तो उस केस में वो जो एक्सेस टैक्स उसने कलेक्ट किया है वो फेडरल गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। सब सेक्शन टू में बेसिकली सब सेक्शन वन के अंदर जो अमाउंट कलेक्ट होनी है फेडरल गवर्नमेंट को, उसको प्रोटेक्शन दी गई है। वो किस तरह से, यहाँ मेंशन कर दिया गया है कि किसी का भी फैसला हो कोर्ट का, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, या किसी भी लॉ में कुछ भी मेंशन है, जो पैसे सब सेक्शन वन में उस बंदे ने एक्सेस कलेक्ट कर लिए हैं और उसने फेडरल गवर्नमेंट को जमा करवाने हैं, वो एरियर्स तस्वुर किए जाएंगे। यहाँ नीचे मेंशन है। और ये लॉ के अंदर इन्होंने बड़ा प्रूडेंटली ये चीज ऐड की है, क्योंकि उस एक्सेस टैक्स को जब इन्होंने एरियर करार दे दिया, तो अब इनको बाय लॉ ये इख्तियार भी मिल गया कि उसको रिकवर कर सकते हैं। इस सबसेक्शन के अंदर एक और चीज भी मेंशन की गई है कि जो अमाउंट रिकवरेबल है उसका जो क्लेम फॉर रिफंड है वो एडमिसिबल नहीं है, यानी वो शख्स उसके रिफंड के लिए किसी किस्म की कोई क्लेम एप्लीकेशन नहीं डाल सकता। बेसिकली इसके अंदर प्रोटेक्शन दी गई है सब सेक्शन वन में, जो अमाउंट मिलनी है फेडरल गवर्नमेंट को, चाहे कोर्ट कोई भी डिसीजन दे या किसी भी लॉ में, किसी और लॉ में कुछ भी मेंशन है, ये पैसा बोर्ड के लिए, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या फेडरल गवर्नमेंट के लिए ये एरियर्स हैं और उनको रिकवरी का राइट मिल जाता है सब सेक्शन टू की वजह से। सब सेक्शन थ्री में बेसिकली ये मेंशन है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो उस बंदे के ऊपर है ये साबित करने का कि जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है, जो चार्ज किया गया है, जो एडिशनल उसने, सॉरी, एक्सेस जो टैक्स कलेक्ट कर लिया है, वो उसने एंड कंज्यूमर तक या एंड कंज्यूमर के ऊपर वो ट्रांसफर किया है या नहीं किया। ये जिम्मेदारी उसी बंदे पे डाल दी है कि वो साबित करे कि उसने वो जो टैक्स है वो पास ऑन किया है कंज्यूमर तक या नहीं। ये जिम्मेदारी एक्सेस टैक्स कलेक्ट करने वाले के ऊपर ही डाल दी गई है। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है फॉर जीरो रेटिंग। इसमें जो मेंशन है कि कुछ भी लिखा हो सेक्शन थ्री के अंदर, जो स्कोप ऑफ टैक्स है उसके प्रोविजंस कुछ भी हैं, लेकिन जो चीज़ें यहाँ नीचे मेंशन की गई हैं, ये जो एक लिस्ट दी गई है, इनमें जो गुड्स आएंगी उसके ऊपर जीरो रेटिंग अप्लाई होगी, हाँ, एक्सेप्ट दोज ऑफ सब सेक्शन वन ए। सब सेक्शन वन ए क्या है, वो फर्दर टैक्स के ऊपर जो 4% फर्दर टैक्स है उसको छोड़ के जो सब सेक्शन थ्री के अंदर बाकी जो प्रोविजंस हैं उसमें चाहे कुछ भी दिया गया है, लेकिन इस सेक्शन में जो गुड्स बताई गई हैं उनके ऊपर जीरो रेटिंग ही अप्लाई होगी। पहले क्लॉज में ये मेंशन है कि जो गुड्स एक्सपोर्ट होंगी या वो गुड्स जो कि फिफ्थ स्केड्यूल में स्पेसिफाई की गई हैं। अब फिफ्थ स्केड्यूल को देख लेते हैं। ये फिफ्थ स्केड्यूल है।
यहाँ पे बेसिकली एक लिस्ट दी गई है। जैसे यहाँ सीरियल 2 में सप्लाई टू डिप्लोमेट्स, डिप्लोमेटिक मिशंस, और आगे ये फर्दर चीज़ें लिखी हुई हैं। इसी तरह नीचे पूरी एक लिस्ट है। जैसे यहाँ कहता है कि अगर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स को कोई रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स या गुड्स फॉर फर्दर मैन्युफैक्चर, उनको अगर वहाँ भेजी गई हैं तो वो भी ज़ीरो रेटेड में फॉल करेंगे। इसी तरह नीचे एक लिस्ट दी गई है पूरी। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसको आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा। नीचे यहाँ पे पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल। अब यहाँ पाकिस्तान में अगर सपोज कोई कंपनी पेट्रोल खरीदती है, तो सपोज अगर पीएसओ की उसके पास इनवॉइस आई है सेल्स टैक्स की, तो उस पे ज़ीरो रेट लिखा होता है, यानी सेल्स टैक्स 0% होता है। दूसरे क्लॉज में ये मेंशन है कि सपोज कि एक जहाज है, एयरप्लेन, वो पाकिस्तान से बाहर, उसकी फ्लाइट जो है बाहर जा रही है यूके में या किसी भी दुनिया के मुल्क में। तो उसके अंदर जो चीज़ें ओबियसली होंगी, जैसे खाने पीने की या मेडिकल, किसी इमरजेंसी की सूरत में मेडिकल का सामान रखा होगा, या कोई भी गुड्स जो उसके जहाज़ के अंदर बाहर जा रही है, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो इंटरनेशनल फ्लाइट होनी चाहिए, नहीं मुल्क से बाहर जा रही है, तो उसके ऊपर भी जो गुड्स उनको सप्लाई की जाएगी वो भी ज़ीरो रेटेड पे होगी। इसी तरह अगर कोई वेसल है, उसकी डेस्टिनेशन भी मुल्क से बाहर है, तो उसमें भी सेम इसी तरह ही है कि उसके अंदर जो गुड्स मौजूद होंगी खाने पीने की या बाकी इक्विपमेंट वगैरह जो मेडिकल का या ज़रूरी चीज़ें इस्तेमाल की होंगी, वो भी ज़ीरो रेट पे सप्लाई होंगी। क्लॉज सी में ये मेंशन है कि सच अदर गुड्स, सपोज के फेडरल गवर्नमेंट के पास ये बेसिकली इख्तियार आ रहा है इस क्लॉज की वजह से, कि सपोज के कोई नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, नेशनल डिजास्टर आ गया, कोई सैलाब है, अर्थक्वेक है, तो उन एरियाज में जो गुड्स सप्लाई की जाएंगी उन पे भी जीरो रेट हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि वो भी जीरो रेट करार दे सकती है। नेशनल सिक्योरिटी से के हवाले से अगर कोई मैटर है, उस वो भी जीरो रेटेड में फॉल करेंगी। नेशनल फूड सिक्योरिटी इन इमरजेंसी सिचुएशंस, या कोई बायलैटरल या मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स हैं। तो ये तीन बेसिकली क्लॉजेज हैं जिसमें उसने बताया है कि जीरो रेटिंग इन गुड्स पे अप्लाई होगी। इस सेक्शन के प्रोवाइजो में ये मेंशन है कि जीरो रेटिंग अप्लाई नहीं होगी अगर गुड्स एक्सपोर्ट की गई लेकिन उनको वापस, इस नीयत के साथ कि उनको वापस इंपोर्ट कर लिया जाएगा, तो उस पे जीरो रेटिंग अप्लाई नहीं होगी। अब इसमें बेसिकली ये हो सकता है कि कोई जीरो रेट पे गुड्स को एक्सपोर्ट करके तो उसका रिफंड क्लेम करे और फिर वो गुड्स वापस इंपोर्ट हो। ठीक है, इंपोर्ट स्टेज पे भी उसको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, लेकिन हो सकता है कि उसको रिफंड में ज़्यादा फायदा हो जाए। तो उस चीज़ को कैटर करने के लिए, रोकने के लिए ये लिख दिया गया है यहाँ पे कि अगर एक्सपोर्ट की गई हो फिर उन्हीं गुड्स को वापस इंपोर्ट कर लिया है, तो जीरो रेटिंग अप्लाई नहीं होगी, और इस तरह ऑब्वियसली अगर जीरो रेटिंग अप्लाई नहीं होगी तो रिफंड भी नहीं मिलेगा। दूसरे पॉइंट में ये मेंशन है कि जो कस्टम्स एक्ट का सेक्शन है 131, उसके अंडर अगर कोई गुड्स एक्सपोर्ट में के लिए एंटर कर दी गई थी लेकिन उनको एक्सपोर्ट नहीं किया गया, तो उन पे भी जीरो रेटिंग अप्लाई नहीं होगी। इनका कस्टम्स वालों का एक पोर्टल है वीबॉक, वेब बेस्ड वन कस्टम्स, WEBOC। तो ये वेब बेस्ड वन कस्टम, ये वीबॉक पोर्टल है। यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डिक्लेयर की जा सकती है। वहाँ पे जीडीज भी डाउनलोड हो जाती हैं वहाँ से, इसके यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से जीडीज हैं वो वहाँ से डाउनलोड हो जाती हैं। तीसरे पॉइंट में ये मेंशन है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट एसआरओ के जरिए किसी कंट्री को स्पेसिफाई कर देती है कि यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं की जा सकती, मिसाल के तौर पे अगर एक सिनेरियो बनाते हैं कि यहाँ से माल एक्सपोर्ट किया गया अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान का बॉर्डर बहुत बड़ा है पाकिस्तान के साथ, फेंसिंग भी की गई है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लूप होल्स मौजूद होते हैं जहाँ से लोग एंटर हो जाते हैं। तो सपोज कि यहाँ से एक्सपोर्ट कर दी गई और उसका ज़ीरो रेट का रिफंड का बेनिफिट भी ले लिया, और फिर किसी इलीगल तरीके से वो माल वापस पाकिस्तान आ गया स्मगलिंग से,
या किसी इलीगल और चैनल से। तो ये एक सिर्फ मिसाल मैंने दी है, एक सिनेरियो बनाया। तो अगर तो एसआरओ के अंदर कोई कंट्री स्पेसिफाई कर देती है फेडरल गवर्नमेंट, तो वहां पे अगर एक्सपोर्ट की जाएगी तो वो जीरो रेट में शुमार नहीं होगी, उस पर जीरो रेटिंग एप्लीकेबल नहीं होगी। यहाँ फर्दर एक और प्रोवाइजो दिया गया, इसमें बेसिकली ये मेंशन है कि जो शख्स जीरो रेटेड सप्लाई कर रहा है, अब उसने जीरो रेट सप्लाई की, ओबियसली वो जीरो रेट पे है, तो वो उसका आउटपुट टैक्स तो सारा जीरो है। लेकिन उसने जो लोकल परचेज की थी उसको इनपुट टैक्स लगा, तो अब वो अपना इनपुट टैक्स किसी आउटपुट टैक्स के साथ एडजस्ट कर नहीं सकता। जैसे नॉर्मल एक्सपोर्ट के अलावा जो लोग हैं वो अपने इनपुट को अपने आउटपुट के साथ एडजस्ट कर लेते हैं, अगर लाइबिलिटी निकलती है तो जमा करवा देते हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। लेकिन एक्सपोर्ट के केस में अगर, या जीरो रेटेड के केस में, उनको रिफंड मिलता है, यानी उनका जो इनपुट टैक्स है उसके अगेंस्ट वो जीरो रेटेड जो सप्लाईज कर रहे हैं वो अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इस प्रोवाइजो में ये मेंशन है कि हुकूमत को ये बेसिक इख्तियार यहाँ से मिल रहा है कि वो उस अमाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। सपोज को परसेंटेज को अप्लाई कर दें कि आप 70% तक कर सकते हैं, 80% या 60%, तो ये बेसिकली उनके पास एक इख्तियार आ गया। नेक्स्ट सेक्शन है 5, चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स। इस सेक्शन की अगर मैं समरी बताऊं तो वो ये है कि सपोज कि अगर गुड्स इंपोर्ट की गई 30 जून को और जीडी भी उसी दिन ही एंटर कर दी गई, तो ये डेट रजिस्टर होगी 30 जून, और उस दिन सेल्स टैक्स का रेट था 17%। और हमें पता है कि पाकिस्तान में टैक्स ईयर 30 जून को ख़त्म हो जाता है। अब 1 जुलाई को नया टैक्स ईयर शुरू हुआ और उसमें जो रेट है वो 18% हो गया। लेकिन ये जो रेट ऑफ टैक्स चेंज हुआ है, इसका इम्पैक्ट उस जीडी के ऊपर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो जीडी 30 जून को एंटर की गई थी और 30 जून को रेट 17% था, और जो नया रेट 1 जुलाई से ऑनवर्ड 18% सपोज किया गया है वो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस तरह की ये चीज़ें इसके अंदर मेंशन है, तो इसको थोड़ा सा आगे फर्दर पढ़ते हैं। इसके जो क्लोज ए में लिखा हुआ है, जो टैक्सेबल सप्लाईज की गई हैं रजिस्टर्ड पर्सन की तरफ से, कि सपोज उसने जिस डेट को सप्लाई की है, अगेन वही बात, उस दिन रेट 17% था, तो वही रेट एप्लीकेबल होगा उसकी सप्लाईज के हवाले से, चाहे बाद में रेट चेंज भी हो जाए। क्लोज बी में ये मेंशन है कि यहाँ ये बेसिकली इंपोर्टेड गुड्स के हवाले से है, और यहाँ पे दो डिफरेंट सिनेरियोज दिए गए हैं। पहला सिनेरियो ये है कि अगर गुड्स जो डिक्लेरेशन है, जीडी है, या जो गुड्स हैं वो एंटर कर दी गई हैं फॉर होम कंजम्पशन ऑन द डेट ऑन अ गुड्स डिक्लेरेशन, ये इसको जीडी बोलते हैं शॉर्ट में, गुड्स डिक्लेरेशन को, इज प्रेजेंटेड अंडर सेक्शन 79 ऑफ द कस्टम्स एक्ट। तो जिस दिन वो गुड्स डिक्लेरेशन या जीडी प्रेजेंट की गई है, उस दिन जो रेट था वही रेट उसके हवाले से सेल्स टैक्स चार्ज होगा। हाँ, बाद में चेंज हो जाए रेट ऑफ टैक्स तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। दूसरे केस में ये लिखा हुआ है कि सपोज कि वो गुड्स इंपोर्ट हुई लेकिन वो कस्टम्स के वेयर हाउस में पड़ी हुई थी, फिर जिस दिन वो कस्टम के वेयर हाउस से क्लियर हुई और उस दिन जो गुड्स डिक्लेरेशन फॉर क्लियरेंस प्रेजेंट की गई अंडर सेक्शन 14 ऑफ कस्टम्स एक्ट, उस दिन जो सेल्स टैक्स का रेट एप्लीकेबल था उस पर ही टैक्स चार्ज होगा। बाद में चाहे अगर टैक्स का रेट चेंज हो भी गया, लेकिन जिस दिन गुड्स डिक्लेरेशन फॉर क्लियरेंस प्रेजेंट कर दी गई थी उसी दिन जो टैक्स की जो परसेंटेज थी वही एप्लीकेबल होगा। इस सेक्शन के पहले प्रोवाइजो में ये मेंशन है कि अगर कोई इंपोर्टर वी बॉक पोर्टल पे एडवांस में गुड्स डिक्लेरेशन को प्रेजेंट कर देता है, जीडी को प्रेजेंट करता है कि उसकी जो गुड्स हैं वो इंपोर्ट होके आ रही हैं बाय एयर या बाय सी, जिस भी रूट से उसकी गुड्स आ रही हैं, वो उनके बारे में एडवांस में ही जीडी को प्रेजेंट कर देता है। तो ये प्रोवाइजो बेसिकली ये मेंशन कर रहा है कि जिस दिन वो कन्वेंस का मैनिफेस्ट डिलीवर किया जाएगा, मैनिफेस्ट क्या होता है, आईजीएम इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, आईजीएम बोलते हैं इसको, इसकी हम मिसाल भी देखते हैं अभी।
वो जिस दिन डिलीवर होगा, इसमें ये लिखा होता है कि कितना कार्गो ऑन बोर्ड है, उसकी एक लिस्ट होती है। वो जिस दिन डिलीवर की जाएगी उस दिन जो रेट होगा वो एप्लीकेबल होगा। ये एक एग्जांपल है यहाँ पे कि सपोज कि 1 अगस्त को कमर्शियल इंपोर्टर ने वो जीडी वी बॉक पे प्रेजेंट कर दी। उस दिन रेट था 18%। 5 अगस्त को गवर्नमेंट ने एक इमरजेंसी एसआरओ इशू किया, जिसमें जो गुड्स उसने मंगवाई हैं, इंपोर्ट की हैं, उस पे टैक्स उन्होंने 25% कर दिया। अब 10 अगस्त को जो शिपिंग वेसल है वो कराची पोर्ट पे आ जाती है, और जो शिपिंग लाइन है, यानी जो शिपिंग कंपनी है, सपोज उन्होंने आईजीएम या मैनिफेस्ट डिलीवर कर दिया कस्टम्स के हुकाम को। अब नतीजातन क्या होगा कि जो 25% रेट है वो एप्लीकेबल होगा, ना कि 18% कि जब उसने एडवांस में जीडी प्रेजेंट कर दी थी वीबॉक पे। उसके प्रेजेंट करने के बाद हुकूमत ने रेट 25% कर दिया। तो अब जब वेजल पहुंच गई है कराची पोर्ट पे, तो अब 25% रेट एप्लीकेबल होगा सेल्स टैक्स का। सेकंड प्रोवाइजो में ये मेंशन है कि अगर तो 7 दिन के अंदर पेमेंट नहीं की जाती टैक्स की, जो सेल्स टैक्स ड्यू है, जो गुड्स डिक्लेरेशन प्रेजेंट की है अंडर सेक्शन 104 ऑफ द कस्टम्स एक्ट, ऊपर हमने जैसे केस 2 में, यहाँ पे अगर जो टैक्स ड्यू था वो 7 दिन के अंदर पे नहीं करता, तो सपोज के 7 दिन के अंदर अंदर जो रेट था वो 17% था, लेकिन उसने 7 दिन में पेमेंट नहीं की और टैक्स का रेट चेंज हो गया 7 दिन के बाद 18% पे, तो अब उस पे 18% का टैक्स, सेल्स टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट सेक्शन है 6, टाइम एंड मैनर ऑफ पेमेंट। इसके सब सेक्शन 1 में ये मेंशन है कि इंपोर्ट के केस में जो सेल्स टैक्स है वो इंपोर्ट स्टेज पे ही, जिस तरह पहले भी इस पे हम बात कर चुके हैं कि इंपोर्ट के केस में जो सेल्स टैक्स है इंपोर्ट स्टेज पे ही सबमिट हो जाता है, और इंपोर्ट के केस में जो गुड्स आई हैं इंपोर्ट होके, उन पे जो टैक्स चार्ज होगा ये पे होगा वो उसी तरह ही होगा जिस तरह कस्टम की जो ड्यूटीज हैं वो पेबल होती हैं, उसी मैकेनिज्म के थ्रू सेल्स टैक्स भी कलेक्ट किया जाएगा। हाँ, एक चीज जो यहाँ मेंशन की गई है, एक तो यहाँ सेक्शन 31A का हवाला दिया गया है कस्टम्स एक्ट का। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्योंकि नेक्स्ट सेक्शन इसी के हवाले से है, इसी को प्रोटेक्ट करता है। और जो दूसरी चीज यहाँ बताई गई है कि सपोज वो कहता है कि अगर इस लॉ के अंदर, यानी सेल्स टैक्स 1990 के अंदर, कोई अगर प्रोविजन नहीं दी गई रिकवरी ऑफ टैक्स के हवाले से, तो प्रेसिडेंस या प्रेफरेंस मिलेगी कस्टम्स एक्ट को। हाँ, लेकिन अगर प्रोविजंस मौजूद है इस एक्ट में, तो फिर प्रेफरेंस इसी एक्ट को दी जाएगी, यानी सेल्स टैक्स एक्ट को, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। अब सब सेक्शन 1A के अंदर क्या मेंशन है, ये बहुत एक लेंथी सब सेक्शन है। बेसिकली ये प्रोटेक्ट कर रहा है जो ऊपर सेक्शन 31A का हवाला दिया उसने कस्टम्स एक्ट के। यहाँ पे ये मेंशन है कि किसी भी लॉ के अंदर कुछ भी मेंशन हो, और जो प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट है उसमें इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट 1992, और बावजूद इसके कि कोई भी कोर्ट का या किसी भी फोरम का, सपोज एपेलेट ट्राइब्यूनल है या किसी भी कोर्ट का, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला मौजूद है बिफोर या आफ्टर, अब इन्होंने बेसिकली यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिवली यानी साबका तौर पे जो चीजें हो चुकी उनको भी टैकल करने की, कैटर करने की कोशिश की है, कि ताकि कोई कल को ये चीज सामने ना ले आए कि ये 1998 से पहले तो ये चीजें नहीं थी, या 1990 में तो सेल्स टैक्स एक्ट को अमेंड किया गया तो उससे पहले ये चीजें नहीं थी, या इस एक्ट के अंदर ये चीज इस तारीख से पहले नहीं थी, तो उसको कैटर करने के लिए, टैकल करने के लिए इन्होंने बिफोर का वर्ड भी यूज किया। और आफ्टर द प्रोमलगेशन ऑफ फाइनेंस एक्ट 1998, क्या मतलब उसमें होगा, जो सेक्शन 31A है कस्टम्स एक्ट का, उसको क्या तस्वर किया जाएगा कि वो हमेशा से इनकॉर्पोरेटेड था इस एक्ट में, चाहे वो
पहले मौजूद नहीं था, लेकिन इस सेक्शन में ये लिख दिया गया है कि यही तस्वुर किया जाएगा कि वो हमेशा से इस एक्ट में उसका हवाला मौजूद था। बेसिकली अगर पहले भी जिस तरह हमने ऊपर भी पढ़ा है, जो उन्होंने उसको एरियर करार दे दिया था, जो एक्सेस टैक्स है, ये अपने पैसे नहीं ज़ाया होने देंगे। लॉ के अंदर इन्होंने इस तरह की चीज़ें ऐड कर दी हैं कि जो उनके हुकूमत के ख़जाने में जो पैसे आने हैं, वो किसी सूरत भी किसी कोर्ट के डिसीजन से या किसी भी दूसरे तरीके से उनसे वापस ना कोई मांग ले। और ये जो टेक्स्ट मैंने हाईलाइट किया है, बेसिकली इसमें एक बात तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है कि इसको हमेशा यही समझा तस्वर किया जाएगा कि ये इस एक्ट में मौजूद था, सेक्शन 31A के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कस्टम्स एक्ट की। और ये जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है, इसमें एक और चीज मेंशन है कि कोई भी शख्स किसी भी किस्म की एग्जम्पशन या एडजस्टमेंट या रिफंड का हक हासिल नहीं है उसको, सिर्फ इस वजह से कि ये एब्सेंस ऑफ सच प्रोविजन इन दिस एक्ट, यानी ये बहाना नहीं बना सकता कि ये तो पहले मौजूद नहीं था। हर हवाले से उन्होंने इसको प्रोटेक्ट किया है यहाँ पे। और इस हाईलाइटेड टेक्स्ट के नीचे जो लाइनें लिखी हुई हैं, उसमें बेसिकली इन शॉर्ट ये लिखा है कि अगर एक मिसाल है, एक सिनेरियो है कि कोई असिस्टेंट कमिश्नर या कोई कमिश्नर या कोई भी अथॉरिटी वाला बंदा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कोई भी किसी किस्म का प्रॉमिस कर लेता है। सिर्फ एक सिनेरियो बता रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ कि किसी को कोई छूट दे देता है इस हवाले से, तो ये सेक्शन उसको ये भी इख्तियार दे रहा है बोर्ड को, अथॉरिटी को, कि वो अपने उस बंदे की जो जो उसने प्रॉमिस किया है वो उससे भी पीछे हट सकते हैं। यानी वो अपने ही कमिश्नर या किसी अथॉरिटी वाले ऑफिसर के किए गए वादे को भी डिनाई कर सकते हैं। सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 6, इसमें यह मेंशन है कि जो लोकल टैक्सेबल सप्लाईज हैं, जो इंपोर्ट के हवाले से तो ऊपर हमने पढ़ लिया, जो लोकल टैक्सेबल सप्लाईज हैं उसके बारे में, यानी उसकी पेमेंट डेट के बारे में जिक्र कर रहा है। जब डेफिनेशंस का सेक्शन हमने पढ़ा था सेक्शन 2, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो 15 तारीख होती है नेक्स्ट मंथ की, सपोज कि 1 जून से 30 जून तक का टैक्स पीरियड है, तो उसके बाद फिर 15 दिन ऊपर मिलते हैं सेल्स टैक्स की पेमेंट करवाने के लिए। यानी नॉर्मल जो सेल्स टैक्स रिटर्न जमा होती है, उसमें इनपुट टैक्स को आउटपुट टैक्स के साथ एडजस्ट करने के बाद जो टैक्सेबल लाइबिलिटी निकलती है, वो अगले महीने की, जैसे मैंने बताया कि 30 जून को एक टैक्स पीरियड खत्म हुआ, तो उससे आगे 15 दिन यानी 15 जुलाई तक फिर वो सेल्स टैक्स की पेमेंट की जा सकती है। इस सबसेक्शन के पहले प्रोवाइजो में ये मेंशन है कि बोर्ड, ये प्रोवाइजो बेसिकली बोर्ड को इख्तियार दे रहा है कि वो किस सारी सप्लाईज या क्लास ऑफ सप्लाईज, सारी गुड्स या सच टैक्सेबल गुड्स, उनके ऊपर जो टैक्स है उसका जो उसको जो चार्ज किया जाएगा या कलेक्ट किया जाएगा या पे किया जाएगा, उसका वे, मोड, मैनर या टाइम वो स्पेसिफाई कर सकता है थ्रू ऑफिशियल नोटिफिकेशन। मिसाल के तौर पे जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 15 तारीख है सेल्स टैक्स जमा करवाने की, लेकिन बोर्ड कोई और डेट या टाइम भी मुकर्रर कर सकता है और उसको जमा करवाने के लिए या उसकी कलेक्शन के लिए तरीकाकार भी वजह कर सकता है। जैसा कि इसकी एक मिसाल अभी अगले ही प्रोवाइजो में आ रही है, जो इस सब सेक्शन का सेकंड प्रोवाइजो है उसमें, और ये रेड में हाईलाइट है, ये अभी फाइनेंस एक्ट 2026 में इसको ऐड किया गया। जो स्टील मेल्टर्स या स्टील री रोलर्स हैं या कंपोजिट यूनिट्स हैं, जो स्टैंडर्ड रेट है उसके अलावा, वो तो उन पे एप्लीकेबल है ही है, उसके अलावा जो सेल्स टैक्स पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बेस पे जो चार्ज किया जाएगा, उसके हवाले से ये प्रोवाइजो ऐड किया गया। और इसका एसआरओ भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि ये जो इनको टैक्स चार्ज किया जाएगा, सेल्स टैक्स पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से, वो एडजस्टेबल है, यानी ये अपने आउटपुट टैक्स के साथ उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर कोई जो स्टील मेल्टर है या री रोलर है, वो अगर तो कंप्लाइंट है, यानी बड़े अच्छे तरीके से चलता है बोर्ड के साथ और डिजिटली इंटीग्रेट भी होता है, तो फिर उसको बोर्ड के पास ये भी इख्तियार है कि वो उसको कोई लोअर रेट ऑफर कर दे, यानी क्योंकि वो कंप्लाइंट है तो उसको रिवॉर्ड करने के लिए, सपोज जैसे एसआरओ में एक 5 रुपीज़ पर यूनिट सेल्स टैक्स, वो दिखाता हूँ अभी आपको एसआरओ में, तो हो सकता है वो 5 से
कम भी कर दें पर यूनिट सेल्स टैक्स रेट। लास्ट प्रोवाइजो में ये मेंशन है कि जो सेल्स टैक्स है वो डिटरमिन किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम नोटिफाइड प्राइस। अब जैसे हमने सेक्शन 2 में क्लोज 46 पढ़ा था जिसका टाइटल था वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसमें क्या मेंशन था कि गैस और इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है उसमें क्या क्या शामिल है। एक तो उस गैस और इलेक्ट्रिसिटी की अपनी कॉस्ट, फिर कोई रेंट्स या चार्जेस हैं, और भी वहाँ चीज़ें मेंशन थी, वो सारा कुछ ऐड करके वो बिल की अमाउंट बनेगी। हाँ, लेकिन जो सेल्स टैक्स की अमाउंट है वो उसमें शामिल नहीं है, और जो लेट पेमेंट सरचार्ज है वो भी शामिल नहीं है। तो उसका बेसिकली यहाँ पे जिक्र किया उसने वैल्यू ऑफ सप्लाई का। एंड द इंडस्ट्रियल बेंचमार्क्स ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जब हमने 13 स्केड्यूल पढ़ा था मिनिमम प्रोडक्शन, वहाँ पे उन्होंने बेंचमार्क्स दिए हैं। जैसे सपोज वहाँ लिखा था कि 1 मेट्रिक टन पे आई थिंक 750 किलोवाट आवर मेंशन था। तो वो एक बेंच मार्क था कि अगर 1 मेट्रिक टन स्टील बिलेट्स की अगर प्रोडक्शन होगी तो वो बेंच मार्क ये बताता है कि उस पे 750 वाट आवर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी। तो ये चीज़ें बेसिकली 13 स्केड्यूल में मेंशन है। ये वो एसआरओ है जिसमें जो स्टील मेल्टर्स और री रोलर्स के ऊपर जो पर यूनिट रेट दिया गया है सेल्स टैक्स का, उसके हवाले से एसआरओ जारी किया गया है। ये 31 जुलाई 2026 को जारी हुआ है। यहाँ पे मेंशन है ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम बाय स्टील मेल्टर्स, री रोलर्स एंड कंपोजिट यूनिट्स ऑफ स्टील मेल्टिंग एंड री रोलिंग। अब यहाँ नीचे अगर आए, ये काफ़ी लेंथी एसआरओ है, बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा। The manufacturers consuming local scrap shall pay sales tax at the rate of ₹30 per electricity unit consumed। इसी तरह यहाँ पे ₹5 पर यूनिट भी दिया गया है, यहाँ भी ₹5 है, यहाँ ₹35 है। ये डिफरेंट केसेस दिए गए हैं। और नीचे बेसिकली ये कुछ, जैसे सपोज एक मैं आपको बता देता हूँ कि अगर वो टैक्स पे नहीं करते, जो ये टैक्स इन्होंने लगाया है पर यूनिट के हिसाब से, तो डिस्कोज उनका मीटर भी काट सकती हैं। तो ये एसआरओ काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, इसको आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा। इसका नंबर याद कर लें। ये यहाँ ये एफबीआर की वेबसाइट पे जाएंगे एसआरओ, बल्कि मैं आपको एसआरओ का जो देखने का तरीका है वो भी बता देता हूँ। गूगल पे आप जाएं, यहाँ टाइप करें एफबीआर, ये वेबसाइट आ गई फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की। यहाँ इसमें जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ मेंशन है एसआरओज नोटिफिकेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया टैब ओपन होगा। अब यहाँ पे सारे एसआरओज दिए गए हैं कस्टम्स के हवाले से, इनलैंड रेवेन्यू में, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स। तो हमने सेल्स टैक्स पे देखने, इस पर क्लिक किया तो ये सारे एसआरओज यहाँ पे डेट के हिसाब से जो सबसे लेटेस्ट है, जैसे आज 12 तारीख को भी एक एसआरओ आया है 1343, ये अमेंडमेंट की गई है पुराने एसआरओ के अंदर। अगर आपने सर्च करना है, सपोज जैसे अभी हमने वो एसआरओ देखा था वो 1245 था, और हाल ही अगर यही लिख के सर्च दबाएंगे तो ये आ गया 12451 ऑफ 2026, इम्पोजिशन ऑफ फिक्स सेल्स टैक्स ऑन स्टील मेल्टर्स। तो यहाँ आप जब क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से मैंने तब भी ओपन किया हुआ था जो पहले आपको दिखाया। सब सेक्शन 3 में वो कहता है कि जो टैक्स ड्यू है टैक्सेबल सप्लाईज पे, उनको किस तरह से पे किया जा सकता है। एक तो थ्रू डिपॉजिट इन अ बैंक डेजिग्नेटेड बाय द बोर्ड। अब पहले ये होता था, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैं चीज़ बता दूं कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एनबीपी में पीएसआईडी बनाने के बाद कैश ले जाते थे और वहाँ पे जाके सबमिट होता था टैक्स। वो एक ही बैंक था जहाँ पे टैक्स सबमिट होता था, यानी सरकारी बैंक था। सरकारी बैंक है ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। फिर क्या हुआ कि इन्होंने जो बाकी प्राइवेट जो बैंक्स हैं जितने भी हैं, मिज़ान है, एचपीएल है, ये बाकी जितने भी बैंक्स हैं, उनमें भी ये टैक्स जमा हो जाता है। और फिर कैश का ऑप्शन तो मौजूद ही है, लेकिन बैंक के पोर्टल से, मोबाइल एप्लीकेशन से जो बैंक की हैं, वहां से भी टैक्सेस सबमिट करवाए जा सकते हैं, यानी आसानी होगी अब टैक्स जमा करवाने में। दूसरे क्लोज में वो ये कह रहा है कि कोई भी मोड या मैनर जो कि बोर्ड स्पेसिफाई करेगा। तो इन दो तरीकों से
जो है टैक्स ड्यू है वो पे किया जा सकता है। सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 6, इसमें ये मेंशन है कि जो सरकारी इदारे हैं या जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जब इंपोर्ट करेंगी, ये कंडीशन है ऑन इंपोर्ट और सप्लाई ऑफ गुड्स और क्लास ऑफ गुड्स, तो उनकी जो सेल्स टैक्स की लाइबिलिटी है उसको वो किस्तों में पे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मेंशन है इंस्टॉलमेंट बेसिस। और ये सहूलत सिर्फ सरकारी इदारों को है, फेडरल हो या प्रोविंशियल, और जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ये सहूलत है कि वो किस्तों में अपना टैक्स पे कर सकते हैं। और जो इसका प्रोवाइजो है उसमें ये मेंशन है कि ये रेट्रोस्पेक्टिवली बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि अगर वो किसी पिछली डेट से भी उनको इजाज़त दे सकते हैं कि जो पहले आपका सेल्स टैक्स की लाइबिलिटी पेंडिंग है उसको भी आप किस्तों में अदा कर सकते हैं, फ्रॉम एनी प्रीवियस डेट वो अलाउ कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं यहाँ पे ही एंड कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो गई है वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सेक्शन 7 से ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह इस एक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।